नमस्कार मित्रों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सब सोच रहे होंगे मैं एक लंबे अंतराल के बाद आपसे जुड़ रहा हूँ। हम एक सीरीज श्रृंखला पर चर्चा कर रहे थे। कुछ क्लासेस की व्यस्तता और स्वास्थ्यगत कारणों के चलते मैं आपसे दोबारा जुड़ नहीं पाया। पिछली जो हमारी दो वीडियो आई हुई थी, यानी हम दो विषयों पर चर्चा किए हुए थे। एक था भारत का इतिहास और दूसरा था भारत का भूगोल। तीसरा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को कहा था, बट कॉन्स्टिट्यूशन को 4th नंबर पर हम लेते हैं और मेरा यहाँ से प्रयास रहेगा कि मैं पर डे एक एक वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ूं और जुड़कर आपके एग्जाम के काफ़ी पहले, यानी आप इस वीडियो को जब देख रहे हो उसके लगभग कह दिया जाए तो एक हफ्ते के अंदर हम इंडियन जीएस और सीजी के भी कुछ पार्ट को देख लेंगे। यानी मेरा प्रयास रहेगा कि यथाशीघ्र जल्द से जल्द आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस के साथ मैं आपको उसको कंप्लीट करा पाऊँ। तो यहाँ पर जब हम चर्चा करेंगे तो आज जो हमारा वीडियो सेशन है, यानी इस क्लास को यदि हम देखें, यहाँ पर भाग 3 कर लेंगे इसको। बेसिकली ये सामान्य विज्ञान यानी इसमें हम जनरल साइंस के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहेंगे तकनीकी का प्रश्न, और पर्यावरण के पिछले 4 से 5 वर्ष के प्रश्नों को इसमें लिया गया है। तो बिना समय लगाए हम सीधे सीधे उस पर स्विच करते हैं और एक एक करके प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ग्रेफाइट हीरा मूलतः किसके परमाणुओं से बने हुए हैं? तो आप जानते हैं कि एक केमिस्ट्री में अवधारणा होती है जिसको कहते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स मतलब इसको कहा जाता है अपरूप। अपरूप या इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो होता क्या है, ये बेसिकली ये होता ये है कि जब एक ही तत्व एक प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है, लेकिन उसकी बनावट केमिकली बॉन्ड वाइज जो है वो अलग होता है, तो वो एक दूसरे के अपरूप कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये है, जैसे कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट है, हीरा है, कार्बन है, फुलेरीन है। ये सब आपस में क्या होते हैं? ग्रेफाइट, हीरा और जो फुलेरीन होता है, जिसको बकमिंस्टर फुलेरीन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कहेंगे संरचनात्मक तौर पर, यानी केमिकली स्ट्रक्चर पर क्या होते हैं? ये अलग होते हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो बेसिकली इसमें से आपका 2 लिया हुआ है, जिसमें हम एक कह रहे हैं ग्रेफाइट और दूसरा क्या कह रहे हैं? हीरा। तो ग्रेफाइट और हीरा जो होते हैं ये दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स यानी हम कहेंगे अपरूप होते हैं, यानी ये कार्बन के ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। स्कर्वी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मतलब प्रीलिम्स 2023 में काफ़ी कुछ सरल सरल प्रश्न पूछे गए हैं। जो स्कर्वी एक डिसीज है, ये बेसिकली विटामिन की डिफिशियंसी से होता है। जैसे आप जानेंगे कि स्कर्वी डिसीज जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की जब बॉडी में कमी हो जाती है तो इससे स्कर्वी रोग होता है, जैसे मसूड़ों से रक्त आना, ठीक है, इस प्रकार की समस्या जन्म लेती है। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से जो होता है बेरी बेरी डिसीज होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से बेसिकली देखा जाए तो रिकेट्स होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिसीज होते हैं विटामिन की कमी से। तो उसी में एक खास है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग देखने के लिए मिलता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये 2023 का ही आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न में पूछ रहा है, आपको इन कथनों पर विचार डालना है और देखना है। पहला, पृथ्वी की सतह पराबैंगनी किरणों के रूप में उष्मा का पुनः उत्सर्जन करती हैं। तो आप जानते होंगे जब आप ओजोन लेयर का जो ग्लोबल वार्मिंग का जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन में एक सिद्धांत आता है कि दिन के समय में जो पृथ्वी की सतह होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जब रात्रि का समय होता है तो वो हीट को क्या करता है? इमिट करता है, रिलीज करता है। तो ये हीट को पराबैंगनी किरणों के रूप में इसका उत्सर्जन नहीं करता, यानी ये अल्ट्रावायलेट रेज के रूप में न होकर IR के रूप में होता है। IR मतलब इंफ्रारेड, अवरक्त प्रकाश के रूप में होता है। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, यानी पार्थिव विकिरण होता है, लेकिन ये पार्थिव विकिरण पराबैंगनी किरणों के रूप में न होकर किस में होगा? IR के रूप में होगा। यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका? गलत है। दूसरा बोल रहा है जो बादल और गैसें
होती हैं तो आने वाले सौर विकिरण का लगभग एक चौथाई मतलब 25%। मैथमेटिकल यदि आप देखेंगे तो एक चौथाई को क्या कर सकते हैं, अगर 4 में से एक भाग बोला जा रहा है मतलब ओवरऑल कितना हो गया, ये हम कह सकते हैं 100 में ये 25% है। 25% को प्रतिबिंबित करते हैं, ये भी गलत है। बेसिकली क्या होता है कि जो बादल और गैसें होती हैं जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं वो अराउंड 70 to 75% जो होते हैं वो रोकते हैं प्रकाश को, और इनका प्रतिबिंब जो है पृथ्वी पर जो बनता है वो अराउंड 50% होता है, ये 25% नहीं होता। तो आप देखेंगे दिए हुए विकल्पों में बोला जा रहा है कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन 1 और 2 सही नहीं है, दोनों कथन 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, दोनों कथन 1 और 2 गलत है, अर्थात दोनों सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको आंसर देना है। पानी में बढ़ी मात्रा में, तो याद रखिएगा पर्यावरण में एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। एक टॉपिक हम पढ़ते हैं पर्यावरण में, यूट्रोफिकेशन को हिंदी में कहा जाता है सुपोषण। सुपोषण क्या होता है, जब किसी स्टेबल वाटर यानी स्थिर जल, जैसे वाटर रिजर्वायर जलाशय हो गया, पॉन्ड तालाब हो गया, स्थिर जल में जब ऑर्गेनिक पदार्थ यानी हम कहेंगे कार्बनिक पदार्थ का जमाव होता है तो डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन स्टेबल वाटर और स्टोर्ड वाटर इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। यानी हम कह रहे हैं कि स्थिर जल में कार्बनिक पदार्थों का जमाव जो होता है उसे सुपोषण कहा जाता है। और सुपोषण के बढ़ने पर, सुपोषण एक प्रकार का जल प्रदूषण है, जितना ज्यादा सुपोषण होगा उतनी ही कम मात्रा में डिजोल्व ऑक्सीजन होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा बीओडी सीओडी के मान बढ़ जाएगा, उतना ही ज्यादा संख्या में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर यानी सर्वाधिक संभाव्य संख्या होंगे, जिसको इकोलाई बैक्टीरिया से रिलेट किया जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं यूट्रोफिकेशन में। तो इसमें दिया हुआ है कि पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्व, यहाँ पोषक तत्व मत समझिए, पोषक तत्व बेसिकली वो एल्गी के पर्सपेक्टिव सही है, लेकिन वो पोषक तत्व न होकर क्या होने चाहिए, कार्बनिक पदार्थ का जमाव होता है। तो इससे शैवाल विस्फोट लेगा, तो शैवाल विस्फोट यानी एल्गी ब्लूम, ठीक है, और शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। ये सही है, बट ये सही तब होता जब ये पोषक तत्व की बजाय क्या होता, ऑर्गेनिक मैटर होता। तो ये पहले आयोग ने क्या किया, इसका आंसर दोनों लिया आई थिंक, बाद में इनमें से कोई नहीं ले लिया, ठीक है। इसके कारण क्या है कि इसमें पोषक तत्व दिया हुआ है जबकि होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था ऑर्गेनिक मैटर। दूसरा दे रहा है शैवाल प्रस्फुटन की गुणवत्ता और मछली दर में गिरावट, यानी जितना ज्यादा शैवाल जन्म लेगा उतना ही ज्यादा मछली की संख्या में क्या होगी, गिरावट बनता है इसके कारण। तो बेसिकली ये भी हम कह सकते हैं कि शैवाल विस्फोट के कारण डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे, जैसे देखिए पानी में जमाव बढ़ता जाएगा, एक समय के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, एक समय के बाद यहाँ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली इसके अंतर्गत जो लिया गया है ये स्टार बना दिया, मतलब इसको विलोपित कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को क्यों विलोपित किया गया है, इसके पीछे कारण ये है कि इसका जो पहला ऑप्शन था उस पहले ऑप्शन में ऑर्गेनिक मैटर नहीं था, और दूसरा है कि पानी के में जब शैवाल का प्रस्फुटन होगा तो बीच में कुछ और घटनाएं घटती है, उसके पश्चात उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की संख्या घटती है, यानी वो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मेरे अनुमान से इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। तो बेसिकली जो हार्मफुल गैसें होती हैं उनको समाप्त करने के लिए कुछ मतलब हम महंगी धातु का प्रयोग करते हैं, कॉस्टली मेटल का यूज करते हैं, और वो 3 होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा सीधे सीधे। एक होता है प्लेटिनम जिसको पीटी से डिनोट करते हैं, दूसरा होता है जिसको हम कहेंगे RH, ठीक है, जिसको हम रोडियम कहते हैं, और एक और होता है जिसको कहते हैं पैलेडियम यानी PD। तो यहाँ पर PT, PD, RH 3 का प्रयोग करते हैं, और तीनों के तीनों जो हैं वो बहुत महंगी धातु हैं। तो दिए हुए विकल्प में देखिए सोडियम है, इसका प्रयोग किया ही नहीं जाता, थोरियम है, इसका प्रयोग किया नहीं जाता, रोडियम का प्रयोग होता है। रोडियम को ही किससे डिनोट करते हैं, RH से। तो मैंने 3 बताया, रोडियम है RH, प्लेटिनम है आपका PT, और पैलेडियम है जिसको मैं कह रहा हूं PD। तो यहाँ पर इन्हीं 3 को जहरीली गैसों को समाप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि
क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, और जैसे सब्जी कद्दू हो गए, तरबूज हो गए, इसको पंपकिन मतलब ये एक फैमिली होती है कुकुरबिटेसी, तो उस फैमिली में आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जैसे एक ह्यूमन हार्मोन आप स्टडी करते हैं, जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ते हैं, पीयूष ग्रंथि आप जानते होंगे, नाम सुनते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा जाता है, मतलब मास्टर ग्लैंड कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब पढ़ते हैं, जिसको रथके का थैला भी कहा जाता है, तो उसका एक पोस्टीरियर पार्ट होता है, यानी पश्च भाग होता है। उस पश्च भाग से एक हार्मोन निकलता है जिसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। ये महिलाओं से जुड़ा हुआ एक हार्मोन है। बेसिकली ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता क्या है कि इसका दो काम है। इसको पीटोसिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? पीटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जब बच्चे का जन्म का समय आता है तो वो हम कहेंगे यूट्रस वॉल में, यानी हम कहेंगे गर्भाशय की दीवार में संकुचन लाता है, जिससे बच्चा जो होता है बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसके दो काम होते हैं, बच्चों को आगे खिसकाना यानी जन्म को प्रमोट करना, और दूसरा सबसे ज्यादा काम होता है कि ये बेसिकली क्या करता है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये मिल्क फॉर्मेशन और हम कहेंगे कि ये मिल्क के सिक्रेशन, इन दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप याद रखिएगा, इसी कारण इसे मिल्क प्रोवाइडिंग हार्मोन भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम है, इसे क्या कहते हैं? मिल्क प्रोवाइडिंग हार्मोन कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जो ऑक्सीटोसिन है, उस ऑक्सीटोसिन का हम आर्टिफिशियली जब प्रयोग करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग जानवरों में दुग्ध की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है धावन सोडा। धावन सोडा को इंग्लिश में वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा होता है, ये पूछ रहा है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम जो धावन सोडा का होता है, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, Na2 ठीक है CO3, सोडियम कार्बोनेट को ही धावन सोडा कहा जाता है। और एक पॉइंट इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है कि एक और होता है NaHCO3, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। ये जो होता है ये बेसिकली ये खाने का सोडा होता है। ये कैसा होता है? ये खाने का सोडा होता है, और ये जो होता है वॉशिंग सोडा होता है। जब हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा तो ये बन जाएगा क्या आपका, ये सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए इसका आंसर आएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। सॉरी, इसे ये एक सेकेंड ना, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैं इसको बताता हूँ। ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि जो धावन सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, जो खाने का सोडा होता है क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये दोनों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है? तो आपको पता होना चाहिए पदार्थ की 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। एक ठोस होता है जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, एक द्रव होता है जिसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित होता है, एक गैस होता है जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। फिर 2 अवस्थाएं और बचती है, एक होता है प्लाज्मा स्टेट और दूसरा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो जो प्लाज्मा स्टेट होता है वो गैसों का उच्च ताप पर आयनीकृत अवस्था है। मान लीजिए किसी बल्ब में गैस भरा हुआ है और वो हाई टेम्परेचर पर पहुंचा, तो गैस वहां पर क्या हो जाएगा? टंगस्टन के टेम्परेचर को, टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं नॉर्मली जो फ्लोरोसेंट बल्ब होते हैं CFL। तो आप कहेंगे कि जब उसमें हाई टेम्परेचर होता है तो कभी कभी गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, इसी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और जब यही घटना निगेटिव टेम्परेचर पर होता है तो इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है। पहला, इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, LED बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है। जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है वो एक प्रकार का डायोड है जो इलेक्ट्रिक करंट को जो है लाइट में कन्वर्ट करता है। जो विद्युत धारा को क्या करता है, वो प्रकाश में उत्सर्जित करता है। वहां पर किसी प्रकार का LED, जैसे मान लीजिए इस क्लासरूम में LED बल्ब लगे हुए हैं, तो वो LED बल्ब कहीं भी वहां पर गैस उपस्थित ही नहीं है कि वो गैस को क्या करे, आयनीकृत करे। तो ये गलत है। अगला, सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि
सूर्य का जो प्रकाश होता है वायुमंडल में गैसों को क्या कर देता है, आयनीकृत कर देता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें पहला और तीसरा क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी तो जो बीच वाला दिख रहा है एलईडी वाला वो क्या है आपका, गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर मैं कोई ज्यादा केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में नहीं जा रहा हूं, एकदम बेसिक समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिखा, ये प्रश्न आया हुआ है प्रीलिम्स 2022 में। ऐसे प्रश्न जब आप जाएंगे तो एनसीईआरटी की किताब में आपको छोटी क्लास में देखने के लिए मिल जाते हैं। संयोजकता यानी वैलेंसी पूछ रहा है, इधर आपका तत्व दिया हुआ है और इधर वैलेंसी दिया हुआ है, और बोल रहा है कि आप इसको मैच कीजिए, यानी जो सही है उस पर आपको सुमेलित करना है। तो देखिए मैं सिंपल जैसे बात करता हूं, तो मैंने माना कि जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, तो आप लोग पढ़ते होंगे एक आता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ये वैलेंसी है। तो ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 है, ठीक है। तो क्या हो गया, -4। तो सिलिकॉन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +4, ठीक है। सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, +4, यानी सिलिकॉन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहां पर आप सिलिकॉन को जोड़ दीजिए, किससे, 4 से। फ्लोरीन आपको पता है, फ्लोरीन जो है 17th ग्रुप में आता है। फ्लोरीन जो है किस में आता है, 17th ग्रुप में आता है। 17th ग्रुप में आता है मतलब हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में क्या आता है, जैसे कोड पढ़ते हैं, फेंक कर बाहर आई आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से होते हैं। और इनमें जो होते हैं वो हमेशा ऑलवेज कैसा दिखाता है, ये हमेशा दिखाता है जिसको हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसके लिए वैलेंसी क्या होगी, जैसे आप पढ़ते होंगे HCl, ये हाइड्रोजन +1 दिखा रहा है, क्लोरीन कैसा है, -1 दिखा रहा है। तो इसलिए इसमें, अच्छा मैं इसको क्लोरीन की बजाय फ्लोरीन कर देता हूं, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये हो जाएगा आपका क्या, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो फ्लोरीन इसमें कितना दिखा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, फ्लोरीन की संयोजकता इसमें 1 दिख रही है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, एल्यूमिनियम की जो संयोजकता होती है वो 3 होता है। और आप पढ़ते हैं जैसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, ठीक है। तो बचे हुए ऑप्शन में हिसाब से आप देखिए सल्फर की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हालांकि सल्फर 2, 3 और 4 दोनों की 3 प्रकार की संयोजकता दिखा रहा है। तो आपको दिए हुए विकल्प के हिसाब से जो है वो कितना लेना है, आपको 2 लेना है। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या हो रहा है, आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पत्तियों के इपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। स्टोमेटा जो होता है वो पाया जाता है लीफ पर, और लीफ की एक संरचना होती है जिसको इपिडर्मिस कहते हैं। तो इपिडर्मिस की सतह पर जो स्मॉल होल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उन्हीं को ही क्या कहते हैं, उन्हीं को स्टोमेटा कहा जाता है। दूसरा, स्टोमेटा में स्थिर रक्षी कोशिकाएं मतलब गार्ड सेल पाई जाती है, एकदम सही है। जो वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करती है, ये भी एकदम सही है। और आप लोग जानते होंगे इसके लिए पोटेशियम पंप चैनल थ्योरी काम करता है, यानी जो स्टोमेटा के फंक्शन को रेगुलेट करता है वो कौन करता है, तो आप बताएंगे वो रेगुलेट करता है पोटेशियम। तो पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को लेकर नियंत्रण का काम करता है। तो वो पोटेशियम की उपस्थिति मान लीजिए सब्सिडरी सेल में है या गार्ड सेल में है, उसके हिसाब से ये पोटेशियम और हाइड्रोजन ये दोनों अपना क्या करते हैं, चेंज करके स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को रेगुलेट करते हैं। तो ये भी एकदम सही है कि ये आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा द्वारा होती है, ये भी सही है। यानी आप समझिएगा कि स्टोमेटा जो होता है उसके खुलने से जो जल होता है वो वाष्प के रूप में क्या होती है, हानि होती है। आपको पता होना चाहिए कि पौधों में जल का वाष्प के रूप में हानि होना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। द वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ, हम कह सकते हैं वाटर वेपर बाय एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। उसी को ही हम ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो दिए हुए विकल्प में तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कर्टिस ने इसे एसेंशियल एविल कह के पुकारा, यानी आवश्यक बुराई, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 90% से ज्यादा, बेसिकली मैं कहूं तो वो 96-97% तक जाता है कि इतना प्रतिशत जल की हानि केवल पौधे यूं ही लॉस कर देते हैं। वो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, उपापचय के लिए बहुत कम मात्रा में उपयोग में लाते हैं जल को, जो कि आपका फोटोसिंथेसिस हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं
कि पौधे जो होते हैं वो स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपीरेशन करते हैं। स्टोमेटा एपिडर्मिस की सतह पर पाया जाने वाला छिद्र है, और ये जो होता है वायुमंडल से जो गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन है वो गार्डसेल के माध्यम से परफॉर्म होता है, और उसके परफॉर्मेंस में पोटेशियम की भूमिका जो होती है अहम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों को उनके गलनांक के क्रम पे घटाइए। इसको लेकर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि हम उनके कैसे डेंसिटी के बिहाफ पर हम उनका हम गलनांक यानी हम क्या कर सकते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे आपको आंसर चर्चा कर लेता हूँ कि इसमें सबसे पहले आएगा एसिटिक एसिड, उसके बाद आएगा क्लोरोफॉर्म, फिर आएगा इथेनॉल और फिर आएगा मेथेन। ये जो होता है उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसको आप सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, इसका आंसर डी है। ठीक है, बाकी समय रहेगा तो कभी ऑर्गेनिक का टॉपिक लेकर इसको अलग से डील करेंगे। ठीक है, अगला है, मुझे लगता है शायद कुछ इसमें निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है पूछ रहा है। क्या, अच्छा क्या बोल रहा है, क्या सही नहीं है, और अगला है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ये कैसे हो सकता है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए मैं इसको ऐसा मान के चलता हूं, सही नहीं है। ठीक है, पहला, मनुष्य की श्रव्यता का परिसर लगभग, यानी श्रव्यता या जो मैं कह सकता हूं जो ऑडिबल साउंड होता है वो 20 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज होता है। ये गलत है, क्योंकि ये 10 नहीं, कितना होता है, 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। तो अगर 10 किलो हर्ट्ज है तो ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, और अगर 20 किलो हर्ट्ज दिया रहता तो ये सेंटेंस क्या होता, सही होता। अगला, 10 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो पराश्रव्य होता है, अल्ट्रासाउंड हम बोलते हैं उसको, तो पराश्रव्य, सॉरी इंग्लिश में पराश्रव्य जो होता है वो बेसिकली इसको हम 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर मानते हैं। तो ये भी सही, गलत हो जाएगा। और तीसरा है कि जो भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगे होती हैं वो पराश्रव्य ध्वनि से उत्पन्न होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो है एक प्रकार से 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए आकाश दरअसल दो कंडीशन कई बार एग्जाम में पूछता है, आकाश का नीला दिखना और आकाश का काला दिखना। ये कैसे हो सकता है, तो आप कहेंगे आकाश का नीला दिखना जो होता है वो बेसिकली नीला दिखने के लिए होना चाहिए प्रकाश का प्रकीर्णन होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जितना ज्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, प्रकीर्णन का मतलब होता है कि माध्यम के कणों से टकराकर प्रकाश का बिखर जाना। बिखर जाना मतलब जैसे मान लीजिए कि धूल का कण मिला, आपको पता ही होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर है। ठीक है, अब तो बहुत सारे पॉल्यूशन भी हो चुके हैं, स्मॉग है, अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन है। तो जब प्रकाश जो होता है वो धूल के कणों से या वाटर वेपर से टकराता है तो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी प्रकाश बिखर जाता है। जब बिखर जाएगा तो यही कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जिसकी वेवलेंथ कम होती है, प्रकाश साधारणतः आप कह सकते हैं जिसका वेवलेंथ कम है वही फिर आगे दिक्कत करता है, यानी उसी रंग का दिखाई देगा। तो प्रकाश क्या होता है, बिखरने के कारण प्रकाश जो होगा नीला दिखाई देता है। लेकिन साधारणतः क्या होता है कि जैसे आप पृथ्वी सतह के ऊपर जब 50 किलोमीटर की ऊंचाई में जाएंगे तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दो उत्तरदायी होते हैं। पहला, वायुमंडल की सघनता। वायुमंडल की सघनता यानी हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल जितना ज्यादा सघन होगा उतना ही प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होगा। और तीसरा हो सकता है जिसको कह सकते हैं, एक इन्वायरमेंट में पढ़ते पर्कुलेटेड मैटर्स, बस उसको न लिखकर मैं यहाँ पर पार्टिकल्स ले लेता हूँ। पार्टिकल्स मतलब कण। तो जितने ज्यादा माध्यम में कण होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा वायुमंडल की सघनता होती है उतना ही ज्यादा प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। तो 50 किलोमीटर की ऊपर जाने पर इसकी दोनों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन कम हो जाता है। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन कम हो जाता है तो हाइट पर यानी ऊंचाई पर उड़ने वाले जो लोग होते हैं उनको आकाश यानी स्काई जो होता है वो काला नजर आता है। तो देखिए इसमें दे रहा है आपका, ऑप्शन पर विचार करते हैं। पहला,
अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, ये बिल्कुल सही है। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है, मतलब कम होता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या रहेगा? एक एवं दो दोनों सही हैं और दो एक का सही कारण है, तो आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए मॉड्यूलेशन से क्वेश्चन बन रहा है, अगला जो है वो क्या है? मॉड्यूलेशन। पहले मैं बता देता हूं कि मॉड्यूलेशन है क्या। बेसिकली हमारा जो बेस बैंड होता है, बेस बैंड मतलब कोई सूचना का सिग्नल जिसको हम भेजना चाहते हैं, वो बेसिकली उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, वो ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता, तो उसमें नॉइस की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या किया जाता है कि हम कैरियर वेव लेते हैं, वाहक तरंग लेते हैं, और उस वाहक तरंग के साथ इस बेस बैंड को इंपोज कर देते हैं। इंपोज करना मतलब थोप देना या उसको मिक्स कर देना, और मिक्स करके हम उसको क्या करते हैं? भेजते हैं। इसी प्रक्रिया, वाहक तरंग मतलब वो क्या कर रहा है? वो बेसिकली इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जा रहा है, तो उसको कैरियर वेव कहते हैं। तो इस प्रकार की घटना को ही मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिससे वो जो बेस बैंड है या मैं कहूंगा जो सिग्नल है वो ज्यादा दूरी तक जा पाता है। तो मॉड्यूलेशन तीन प्रकार से किया जा सकता है। जब इंफॉर्मेशन के वेव को देखकर हम कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाएगा। जब हम उसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर देंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा, और जब उसके फेज को चेंज कर देंगे तो फेज मॉड्यूलेशन कहलाएगा। तो इसमें क्या क्या बोलना चाह रहा है? ऑप्शन में देखते हैं सीधे सीधे तौर पर। पहला, आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये आयाम से क्या होता है? अधिक होता है। यानी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से ज्यादा रेंज होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, तो पहला वाला जो है वो गलत है। दूसरा, इनमें आयाम कला नहीं बदलती, तो आवृत्ति बदलती, इसलिए सही है। अगला, इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था, एकदम सही है। इसकी बैंडविड्थ आयाम मॉड्यूलेशन से ज्यादा होती है, ये भी एकदम सही है। तो आपसे पूछा क्या क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो रेंज होता है, परास होता है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। वायरस एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एमडब्ल्यू बेजेरिंक द्वारा दिया गया है, एकदम सही है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनो आरएनए अथवा डीएनए आधारित हो सकता है, बिल्कुल सही है। डीएनए अधिकांशतः डीएनए आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये गलत है। सिंगल ना होकर कैसा होता है? ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए जो होता है ज्यादातर डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो वायरस का जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर जो होते हैं वो हम कह सकते हैं कुछ में आरएनए के माध्यम से होता है, जैसे कोरोना वायरस में आरएनए के माध्यम से हो रहा था, लेकिन हम कह सकते हैं कि डीएनए जहां भी आएगा मोस्टली जो होता है कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। और आरएनए आधारित जो डीएनए जो वायरस होते हैं, डीएनए आधारित वायरस की तुलना में जेनेटिकली म्यूटेशन करते हैं, ज्यादा जेनेटिकली म्यूटेशन करते हैं, ये भी एकदम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब ये ज्यादा रोगजनक होते हैं क्योंकि ये ज्यादा बीमारियां फैलाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? देखिए मैं सिंपल बोल रहा हूं, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक गैस भर दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है? एक गैस भर दिया गया है। इस गैस को हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, ठीक है। ये कंटेनर, क्लोज कंटेनर की बात की जा रही है, यानी ये कंटेनर कैसा है? बंद है। तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इनकी पार्टिकल्स के बीच की दूरी कब बढ़ेगी? तो इसका दो ही तरीका हो सकता है, जब इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए, वॉल्यूम क्या हो जाए? बढ़ा दिया जाए, तो यानी कंटेनर का आकार हम बढ़ा दें और गैस की मात्रा को उतना रखें, अथवा इसमें से कुछ गैस को कम कर दें, तो कम गैस की मात्रा ज्यादा आयतन में फैल जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए मतलब दो ही तरीका है इसको दूरी को बढ़ाने का। पहला, या तो CO2 की मात्रा को क्या कर दे? कम कर दे, कंटेनर को सेम रखें, अथवा CO2 के सेम रख के कंटेनर जो है उस कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा दे। दो ही तरीका है, या तो मात्रा को समान रख के आयतन बढ़ा दीजिए, या आयतन को समान रख के मात्रा घटा दीजिए। तो दोनों में से जो भी आप करेंगे उससे क्या हो जाएगा? CO2 के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जैसे ऑप्शन पर आते हैं, कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर, ये सही है। दूसरा,
कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर, यह भी सही है। कंटेनर के अंदर हवा का दाब बढ़ाने पर, गलत है। कंटेनर के आकार में बिना परिवर्तन किए कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर, यह भी गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1 एवं 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, किस ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज और उसका तरंगदैर्ध्य 35 सेंटीमीटर हो तो 3 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? एक क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है, बेसिकली ये प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है। तो वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होता है वो होता है, उसको हम कर सकते हैं लेम्डा बाई टी। लेम्डा बाई टी मतलब हम ये कहेंगे कि जो लेम्डा यानी वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य, टाइम मतलब टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल है। और आपको पता ही है कि 1/t इज इक्वल टू होता है f यानी फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं इसको v इज इक्वल टू लेम्डा f। f मतलब एक सेकेंड में चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो आप देखिए, अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकाल लूंगा तो आप कहेंगे इसका वेवलेंथ मतलब तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4 किलो हर्ट्ज है, मतलब 4000 हर्ट्ज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.35 मीटर हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 1400 के आसपास हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि बताइए 3 किलोमीटर को कवर करने में इसकी स्पीड क्या होगी, सॉरी कितना टाइम लेगा। तो टी अगर निकालना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? लेम्डा बाई वी लिख सकते हैं। और यहां पर लेम्डा कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर हो जाएगा। और वेलोसिटी तो आपको पता ही है कितना है आपका? 1400 वेलोसिटी है आपका, जिसको हम कह रहे हैं 1400 मीटर पर सेकेंड। ये जो आएगा वो क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड। तो जब 3000 में 1400 को डिवाइड करेंगे तो ये 2.14 आएगा। कितना जाएगा? 2.14 सेकेंड हो जाएगा। तो दिए हुए विकल्प में जाएंगे तो आपका बी जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के चार परमाणु अणु पायरुवेट में विखंडित होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये 4 नहीं होता, बल्कि कितना होता है? 3 होता है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है, सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में होता है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एवं 3, यानी आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर, इस जर्मन सिल्वर का नाम जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता, याद रखिएगा। जब हम जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और निकिल होता है। आप कहेंगे इसमें कॉपर की मात्रा लगभग 50% होती है, जिंक की मात्रा 19 होता है और निकिल की मात्रा लगभग 30 होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें सिल्वर यानी एजी, सिल्वर यानी क्या है? एजी। इसका नाम है इसका कि क्या? जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, 0% होता है, इसलिए क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बैठते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, जब हम ठोस से गैस अवस्था में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है, साउंड वेलोसिटी, वो साउंड वेलोसिटी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। माध्यम का घनत्व जितना ज्यादा होगा ध्वनि की चाल उतनी ही ज्यादा होती है। घनत्व मतलब उसकी सघनता, जिसको केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि माध्यम की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। पहला प्रश्न बोल रहा है जब हम ठोस से गैस अवस्था में जाते हैं तो बताइए डेंसिटी बढ़ता है कि घटता है? घटता है। गैस की डेंसिटी कम होती है ठोस की तुलना में, तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, एकदम सही है। ठीक है, दूसरा, जब किसी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं, तो माध्यम में तापमान को कम करेंगे तो वो गैस के लिए लागू हो जाएगा, लेकिन ठोस और द्रव के लिए क्या है? कोई खास लागू नहीं होगा।
तो वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है, पूर्णतः सही नहीं है। और ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम होती है, गलत है। एल्यूमिनियम का जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है किससे, ग्लास से, यानी एल्यूमिनियम का घनत्व कांच के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा गलत। तो आपका आंसर क्या होगा, केवल कथन एक जो है वो क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पौधों की वृद्धि के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। याद रखिएगा, दो प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है क्या, जिसको कहते हैं मैक्रो। माइक्रो वो होते हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और माइक्रो होते हैं टोटल 9, और मैक्रो जो होते हैं वो होते हैं टोटल 8। इस माइक्रो को भी 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। जैसे पहला आता है प्राइमरी, प्राइमरी यानी प्राथमिक जो है सूक्ष्म तत्व। तो प्राथमिक में आता है एनपीके, ठीक है, क्या आएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी में हम कंसीडर करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को। और तीसरा होता है जिसको हम फ्रेम एलिमेंट कहते हैं। फ्रेम एलिमेंट मतलब ढांचा तत्व, और ढांचा तत्व के अंतर्गत शामिल होता है CHO, जिसको कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, आप देखिए इनमें पूरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब में केवल और केवल कौन मिल रहा है, पोटेशियम। और याद रखिएगा, जो प्राइमरी एनपीके होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट ग्रोथ के, यानी पौधों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं एनपीके। तो हम यहां पर क्या ले सकते हैं, पोटेशियम। अगला है, पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु, खाद्य श्रृंखला को बुरी तरीके से दूषित करता है। कौन सा पारा प्रदूषण का स्रोत मतलब है। पहला है कीटनाशक, बिल्कुल सही, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है डेंटल अमलगम, अमलगम तो सीधा एलॉय है पारा का, ये भी सही है। अगला है फ्लोरोसेंट लैंप, ये भी सही है। कोयला आधारित, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 और 4, ये सभी के सभी पारा के क्या हैं, सोर्स हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत और दर्पण के ध्रुव पर, देखिए ये उत्तल है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये जो होगा ये पोल है, और इधर क्या है, इनफाइनाइट है। अगर आप वस्तु को कहीं भी रख दोगे, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि जो उत्तल लेंस होता है, सॉरी उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस एक तरह काम करते हैं ना। तो ये उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा वर्चुअल, यानी वो कहलाएगा आभासी। जितने भी प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो होते हैं सीधा, और वो होते हैं पर्दे के पीछे। क्या होंगे, पर्दे के पीछे। ये तीनों शब्द याद रखिएगा। तो दिए हुए ऑप्शन में हो जाएगा आभासी और सीधा बनेगा। जितने भी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, और जो आभासी होते हैं वो कैसे बनते हैं, पर्दे के पीछे बनते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण के लिए शामिल होते हैं। तो आंसर रहेगा 18, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया हुआ था। पहला, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगा, जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील ही रहेगा तब तक जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे कहते हैं न्यूटन का पहला नियम। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये न्यूटन का दूसरा नियम। और तीसरा, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। तो आप सोचिए, जो न्यूटन का पहला नियम है उसे लॉ ऑफ इनर्सिया यानी जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी जो वस्तु स्थिर है उसका नेचर ही है, उसकी इनर्सिया है कि वो स्थिर रहना चाहता है, और जो वस्तु गतिशील है वो उसका नेचर ही है कि वो कैसा रहना चाहता है, गतिशील। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में चिप बनी होती है। तो कंप्यूटर के जो चिप बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, और ज्यादातर किसका प्रयोग होता है, सिलिकॉन की परत से बनी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए, मॉडेम जो होता है ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, ठीक है। यानी ये एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग बदलता है। हम जब इंटरनेट
इंटरनेट को टेलीफोन लाइन से जोड़ने, टेलीफोन लाइन के माध्यम से जब इंटरनेट से जुड़ते हैं तो मॉडेम का प्रयोग करते हैं। मॉडेम दो शब्दों से मिलकर ही बना है, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी जो एनालॉग को डिजिटल करे और डिजिटल को एनालॉग करे। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है और जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को में से जब वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल निकाल लिए जाते हैं तो बनता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और वो है जिसे हम कहेंगे किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या। गुणसूत्र जैसे मैं ह्यूमन की बात करता हूं, मानव, तो मानव में जो गुणसूत्र होता है वो जैसे 2n इज इक्वल टू 24 होता है, सॉरी 2n इज इक्वल टू 46 होता है। कितना होता है, 2n इज इक्वल टू 46 होता है। तो जब क्रोमोसोम की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसमें n जो होता है वो पेयर को बताता है, तो आप कहेंगे 23 पेयर्स पाए जाते हैं। 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये 2 जो होता है वो हमेशा सेट यानी समुच्चय को बताता है, और इधर जो लिखा रहता है वो कैसा रहता है, वो होता है टोटल क्रोमोसोम होता है। जो टोटल क्रोमोसोम होंगे कुल गुणसूत्र ये 46 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर 23 होता है और जो सेट होते हैं समुच्चय वो 2 होते हैं। और जब भी मानव जन्म लेता है ठीक तब से लेकर उसकी मृत्यु तक हमेशा उसका क्रोमोसोम परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है वो सेल के न्यूक्लियोलस की सतह पर क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है, वो स्थिर होता है, यानी वो बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमने साइंस का एक सेगमेंट कंप्लीट किया। अगले वीडियो में फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ जुड़ूंगा और वहां पर हम कंटिन्यू करेंगे। और मेरा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अब निरंतरता के साथ इंडियन जीएस और सीजीजीएस के पार्ट को कंप्लीट करा पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।